माँ, जब नदी में कूदते थे तो वो आपको फ्लोटिंग के वो जो बनाकर देते थे उसका विस्तार रूप में बताइएगा, डब्बों के साथ। हम लोग सब भाई बहन तैरना, ऐसे उसको तो बहुत अच्छा तैरते थे जी। पर हम लोग छोटे छोटे थे सब, तो पानी बहुत गहरा होता था। तो पहले क्या डालडा घी आता था, क्योंकि कुप्पी आती थी 4 किलो 5 किलो की या 2 किलो की। तो छोटा भाई बहन है तो उसको 2 किलो की कुप्पी का उसका मुंह बेल्ट करा के दोनों तरफ कुंदे लगवा के और रस्सी बांध देते थे, और वो रस्सी पीठ पे कुप्पी बांध दी, रस्सी यहाँ आगे बांध दी, छोड़ देते थे नदी में। हम लोग सब भाई बहन उसी तरह तैरना सीखे, और जब सीख गए तो फिर बिना कुप्पी के तैरने लगे सब। आपने उनको पुल से कूदते देखा था? नहीं, पता नहीं पता उसके पति की जब जाओगी उठ के। जी। एक बार ओशो अपनी कार जो कि स्टैंडर्ड हेराल्ड थी वो लेके गरवाड़ आए हुए थे। क्रांति मौसी, अरविंद मामा, शशि मामी सब लोग साथ में थे। तो घर के सामने चूंकि पार्किंग की कोई जगह नहीं थी तो सामने धर्मशाला है, वो धर्मशाला में गाड़ी खड़ी थी। तो सुबह मुझसे कहा कि जाओ गाड़ी की साफ सफाई करो और आइल पानी देख के गाड़ी स्टार्ट करके घर के सामने लगा दो। तो मैं गया, गाड़ी की साफ सफाई की। फिर जब मैंने आइल पानी करने के लिए बोनट खोलने की कोशिश की तो मैंने सिर्फ सामने से खुलने वाले बोनट की गाड़ियां ही देख रखी थी। बहुत कोशिश की, नहीं खुली। तब मैंने जाके ओशो से कहा कि वो तो गाड़ी आपकी कैसी, उसका तो बोनट नहीं खुलता है। तो फिर उन्होंने आके बताया कि इसका स्टैंडर्ड हेराल्ड का बोनट ऐसा उल्टा खुलता है। तो फिर बोनट खोल के आयल पानी किया और स्टार्ट करके फिर घर के सामने लगाई। लेकिन ओशो ने कभी इस बात पर नाराजगी व्यक्त नहीं की कि तुम मुझे वहां से वहां तक उठा के क्यों ले गए। बहुत अच्छे से सारी बातें समझाते थे बच्चों को। अभी आप कुछ बात कर रहे थे, पिताजी झंडा लेके खड़े थे, वो क्या बात? मत पूछो, सब बात है। बहुत रात को घर आते थे अपने मित्रों के साथ। वो 1 बजे 2 बजे रात को लौटते थे, रोज का काम था। बहुत छोटे थे तभी से। तो पिताजी नाराज होते थे, कहाँ जाता है, क्या करता है ये लड़का इतनी रात तक, कुछ पता ही नहीं लगता। हमेशा समझाते उनको पर वो क्यों मानने चले किसी के। एक दिन पिताजी बहुत नाराज थे, डंडा लेके दरवाजे में बैठे, कहले आज आया, आज देखता हूँ इसको। तो थोड़ी बहुत आवाजें तो ये लोग करते ही थे, आते थे बाहर सड़क पर, खूब हंसते थे लड़के बच्चे खड़े होते। तो माँ को एहसास हो गया कुछ, और उन्होंने भी पता कर लिया कि पिताजी बैठे हैं आज। पीछे घर के पीछे एक दरवाजा था, वहां से आके और धीरे से सो गए अपने बिस्तर में। पिताजी बहुत देर इंतजार करते रहे, बेटे के अभी तक आए नहीं। चलता था इस तरह। माँ उनको ज्यादा प्रोटेक्ट करती थी, माँ उनको ज्यादा सहयोग देती थी। करना ही पड़ता था, नहीं क्या होगा, माँ सहयोग नहीं करेगी तो क्या होगा। पिता तो सबके पिता ही होते हैं। माँ, आपको कोई लोरी याद है जिससे आप को दुलारा माँ ने, कुछ ऐसा गीत नहीं याद है? आप एक गजल कुछ 2 पंक्ति सुनाए थे। सुना के खत्म करें। एक बहुत अच्छे कवि हैं, उन्होंने एक कविता रचना की है, उसकी 2 लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ जो हम सबके जीवन में बड़ी मौजू है। एक बार जाल और फेंक रे मछेरे, एक बार जाल फेंक रे मछेरे, ना जाने किस मछली को बंधन की चाह हो। एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। तो मुझे लगता है कि ओशो जो है वो भी उस मछेरे की भांति थे। मछलियां ही पकड़ते रहे हमेशा, जो हम सबके ऊपर जाल फेंकते थे। पता नहीं किस मछली को जागरण की चाह हो, कौन अपने बंधन से मुक्त होना चाहे। इसलिए बार बार वो सब धर्मों की बात करते थे, सब सिद्ध पुरुषों के बारे में उन्होंने बोला, और बाद में फिर ये भी कह दिया कि मैं तो डमरू बजा रहा था तुम सबको बुलाने के लिए, तुम सब में से चुनने के लिए कि किसकी इच्छा बलवती है मुक्त होने की, स्वयं को जानने की।
उनकी करुणा अपार है। उनके बारे में जितनी बातें की जाए कम है। उनके साथ इतना जीवन जिया है और सब पूरा आंखों के सामने घूमता दृश्य। एक एक कमरे जिनमें वो सो बैठते थे, एक एक बाग बगीचा लान, एक एक जगह जहाँ प्रवचन में उनके साथ गए। चाहे पूरा मेले का वातावरण हो, मेले में भी ओशो प्रवचन करने गए हैं, लेकिन उस मेले की पूरी भीड़ भाड़ में भी जिस जगह प्रवचन चलता था एकदम शांति होती थी। उस जगह में कोई शोरगुल नहीं हो सकता था, लोग विमुग्ध होकर सुनते रहते थे। एक छोटा सा प्रश्न और मुझे ख्याल आया, आप जब रजनीशपुरम पहुंचे तो वहाँ का वैभव, ओशो की गाड़ियाँ, उनके नए ढंग के रोप्स, सेलिब्रेशंस में सन्यासियों का स्टेज पर नाचना लड़कियों का, ये सब देख के आपको क्या भाव? बिल्कुल नया रूप आके आपने वहाँ देखा ओशो का। हाँ, ओशो रजनीशपुरम में तो सारा नया ही रूप था। रोज ओशो एक नई गाड़ी में घूमने निकलते थे और सारे सन्यासी रोड के दोनों किनारे पर खड़े हो जाते थे उनके दर्शन करने के लिए। सब लोग हाथ जोड़ कर प्रतीक्षा कर रहे कि कब यहाँ से कार निकले। और ओशो निकलते थे और सब गदगद होकर उनको देखते थे। रोज ऐसा चलता था। आपने कभी ऐसी कल्पना नहीं की होगी ना? हाँ, कभी कल्पना नहीं की थी, पर पहुंची वहां और बहुत आनंद से 3 महीने में रजनीशपुरम में रुकी हूँ अपनी माँ के पास। जब वहां गई मैं, और माँ को पता नहीं था कि मैं आने वाली हूँ आज, और दरवाजे तो वहां लॉक होते नहीं थे। मुझे शीला माँ ने किसी के साथ भेजा कि वहां माँ के रूम पर, माँ के कमरे पर छोड़ा। मुझे उस व्यक्ति ने वहां छोड़ा, उसने दरवाजा खोला और सामान रखा, और मैं माँ माँ करके आवाज माँ के कमरे में पहुंची तो माँ घबरा गई। कल कहाँ से आ गई तू? तो आपको पता नहीं था? माँ कल नहीं, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। तो रजनीशपुरम में ताले नहीं लगाए जाते थे, दरवाजों में खुले रहते थे सब। जब जिसको आना जाना आए और बाहर से दरवाजा अटका के चला गया। राम राज्य की तरह था वहां। इतने लोग थे, इतने नए नए चेहरे रोज दिखते थे, और सब खूब भरपूर मेहनत करते थे। इतना विशाल काम वहां चला है। 3-4 साल में पूरा इतना बड़ा शहर खड़ा कर लिया है। 18-18, 20-20 घंटे एक सन्यासी काम कर रहा था, और उनको काम करते देख के कितना आनंद आता था, उनकी खुशी को देखकर। ये सब नाचते गाते हुए कैसे काम करते थे, जिसकी हमें कल्पना भी नहीं। हिंदुस्तान में तो कितने को मेहनत करेगा। झीलें बनाई, सड़कें बनाई, सब अपने ही ढंग से। पहाड़ तोड़ रहे हैं तो अपने थ्रेसर लगे हैं, वहां गिट्टी निकाल लाई जा रही है, सड़कें बन रही हैं। और शीला के जो बॉयफ्रेंड थे, शायद क्या जयेश नाम था, क्या नाम था उसका, शीला का जो हस्बैंड हुआ करता था, क्या था नाम उसका, वो बुलडोजर चलाया करता था, सड़क पर रोलर चलाता था। ऐसा नहीं था कि वहां कोई विशेष था, हर आदमी काम करता था। फिर अंत में जब शीला कम्युन छोड़ के चली गई और फिर ओशो को अरेस्ट किया गया, यहाँ आपको खबर मिली होगी, तो उस समय आपको क्या फीलिंग आई? दुख तो हुआ, पर बस नहीं था मुझकी कुछ करते। पर यहाँ कोशिश चारों तरफ से की हम लोगों ने। बच्चों की राजनीतिक पहुंच थी, सब तरफ से गवर्नमेंट पे दबाव डलवाना चाहा कि भाई क्या है ये, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा एक व्यक्ति वहां अरेस्ट हो गया है और कुछ नहीं कर रहे हो। राजीव गांधी तक खबर भेजी, सब पूरा माहौल बनाया यहाँ का। फिर जो भी हुआ, उन्होंने 12 दिन तो सताया ओशो को, बहुत बुरी तरह सताया कि उसके बाद शरीर उनका क्रश धीरे 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 होता गया। नहीं तो ओशो हम लोग छोड़ के जाने वाले नहीं थे इतनी जल्दी। ये अमेरिका गवर्नमेंट की कृपा रही है कि उनको इतनी जल्दी हम लोगों के बीच से जाना पड़ा अपना अधूरा काम। ओशो ने कहा कि अमेरिका गवर्नमेंट में मेरी 20 साल उम्र छीन 20 साल उम्र छीन ली, उनकी भी छीन ली, मेरे छोटे भाई की भी छीन ली। विजय भैया जब गए हैं, उनके प्लेन में आग लगवा दी गई थी।
जैसे उड़ा है प्लेन, उसमें आग लग गई थी पीछे से। उनका पूरा परिवार था उसमें। पूरा परिवार उसमें था विजय भाई का। प्लेन में आग लग गई और वो कैसे पायलट को ख्याल आ गया, उसने प्लेन उतार लिया, तुरंत उड़ा है और तुरंत उसने उतार लिया और सारे लोगों को बाहर किया, प्लेन जल के खाक। वहाँ पूना में भी कोई जहाँ किताबें रखी थी, शैलेंद्र था, वहाँ भी आग लगी थी, ऐसी कोई घटना घटी थी? मतलब ये ओशो का पूरब में पूरी फिक्र की गई है कि कैसे इनके परिवार को नाश कर दिया जाए। यहाँ तक कि जिन गाँवों का दूध ओशो के लिए आता था, उन गाँवों को भी जहरीला घास खिलाया जाता था। कहाँ पर? और रजनीशपुरम में वो दूध ओशो के लिए जाता था। वो माँ के पास आता था, हमारे भाई जो रुकते थे उन सब के लिए वो दूध आता था, धीमे जहर वाला। क्रश होते गए हैं लोग भीतर से। लेकिन ये कहें तरह उनका चमत्कार है, ये चमत्कार था, सब सुरक्षित वापस लौट आए। ये उन्हीं का चमत्कार था कि वापस सब लौट आए। जैसे कि सबकी पीड़ा उन्होंने अपने ऊपर लेके अपने को खत्म कर दिए। किसी सन्यासी को लंच मात्र कुछ नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं, सब सुरक्षित वापस लौट गए जहाँ जिसको जाना। बस एक अंतिम बात, आप ओशो के सन्यासी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहिए? बस एक गुरु के सब सन्यासी गुरु भाई बहन है मेरे सब, और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि इनके हजारों भाई बहन है। कितनी सौभाग्यशाली हूँ मैं कि पूरे विश्व में मेरे भाई बहन फैले हुए हैं। गुरु भाई गुरु बहन, जहाँ जाती हूँ वहाँ दीदी दीदी करके सारे लोग मुझे प्रेम से मिलते हैं। उनको क्या संदेश देना चाहिए ओशो की तरफ से? क्या संदेश दूंगा? ओशो ने इतना कुछ सबके लिए दिया है, बस यही प्रार्थना सबसे करूंगी कि भाई जो भी करते हो, ओशो ने मुझे अपना संदेश, अंतिम संदेश ओशो का मेरे लिए था कि जो भी करते हो होश से करो और वर्तमान में जियो। और वही मैं आप सब सन्यासी मित्रों से कहती हूँ कि जो भी करते हो होश से करो और वर्तमान के क्षण में जीना सीखो। भूत भविष्य दोनों को भूल जाओ, तो ही शायद जीवन में आगे बढ़ सकोगे। राकेश भैया, एक अंतिम थोड़ा बोलिए, जो भी आपको भाव। ओशो ने जब जागरण का काम शुरू किया तो उस वक्त राह बड़ी लंबी थी, साधन बहुत कम थे, लेकिन ये ओशो की ही ऊर्जा थी जो सारी बाधाओं को पार करके निरंतर आगे बढ़ती चली गई, पूरे विश्व में फैल गई। और हम सब मित्रों का, ओशो प्रेमियों का, ओशो के मार्ग से चल के मुक्ति पाने वाले लोगों का एक बहुत बड़ा परिवार बना। मैं इस योग्य तो नहीं हूं कि कुछ उन्हें संदेश दे सकूं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा उन सब से कि ओशो ने कहा है कि इस जीवन में महान संतों ने, बुद्धों ने, ओशो ने स्वयं के दर्शन किए हैं, स्वयं का बोध किया है, स्वयं के भीतर रमण किया है। हम सब भी पूरी संभावनाओं के साथ हैं, थोड़ा प्रयास करें और स्वयं ओशो बन जाएं, मेरी शुभकामनाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।